तो देखो आगे, तो देखो कल कहाँ क्वेश्चन तो बताए थे, कल लास्ट क्वेश्चन का नाम क्या रखे थे हम? लास्ट क्वेश्चन का नाम, हाँ, नंबर क्या डाले थे लास्ट क्वेश्चन का? नहीं लिखे थे आप लोग? हम ऐसे लिखे थे अपने में 20। एक ठे क्वेश्चन और बचा है उधर का, फिर अदिश गुणन आ जाता है, सदिश गुणन। अब इसमें तो 3 है सर। हाँ, तो वो अदिश गुणन सदिश गुणन से संबंधित होंगे। इस ठे क्वेश्चन बताते हैं, देखो। मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु तो ए बी, जो बिंदु का दिया है तो उसको ओ ए प्लस ओ बी अपॉन 2 कर दो, बताते हैं उसको भी। दर्शाइए, लिखो, दर्शाइए कि ए बी सी जिनके स्थित सदिश, ए बी सी जिनके स्थित सदिश, स्थित सदिश क्या है? सदिश क्रमशः वेक्टर ए बराबर क्या दिया है? 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। बी एक कैसे सदिश वेक्टर बी बराबर गूगल पे फॉर बिजनेस वेक्टर में बी 20 बराबर रुपए मिले। 2i कैप माइनस j कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, और वेक्टर सी बराबर i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप हैं एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। इसका मतलब ये हुआ कि देखो दिया है ओ ए बराबर एक ऐसी सदिश ने दिया है, वेक्टर ए से दर्शाया गया है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू वेक्टर बी बराबर दिया है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ओ सी इज इक्वल टू वेक्टर सी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, ऐसे। तो हम क्या निकालेंगे? ए बी बी सी ए सी, तो ए बी वेक्टर निकालते हैं। तो ए बी वेक्टर कैसे निकालते हैं? ओ बी माइनस ओ ए करके, ये नहीं, ए बी निकालना है तो क्या कर दोगे? ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी की आपको वैल्यू पता है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ओ ए को घटा दो 3i कैप प्लस माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, ऐसे। 2i से 3i निकला तो माइनस i कैप माइनस जे कैप प्लस 4j कैप, तो 3k कैप 3j कैप। अब ये माइनस तो प्लस 4k कैप, 4k कैप तो 5k कैप, ये आ गया। वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ए बी का मापांक भी निकाल दो, तो क्या होगा? ये जानते हो पाइथागोरस प्रमेय। देखो यदि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से वह त्रिभुज क्या होगा? समकोण त्रिभुज। दो भुजा के वर्ग का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो, तो पहले वेक्टर ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर ए सी निकाल लो। उनमें देखो कि दो भुजाओं के वर्गों का योग फल तीसरी भुजा के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि आ गया तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से क्या होगा? ए बी सी एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। तो हम ए बी का मापांक निकाले लेते हैं। ए बी का मापांक कैसे निकालते हैं? माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो क्या होगा? 1 9 ये 25 25 9 25 रूट 35 हो गया। ये वेक्टर बी सी निकालते हैं पहले। तो वेक्टर बी सी इज इक्वल टू क्या होगा? ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी माइनस ओ बी। तो वेक्टर बी सी इज इक्वल टू क्या होगा? ओ सी की वैल्यू पता है
आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप माइनस ओ बी के स्थान पे क्या लिख दोगे 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो बी सी बराबर क्या होगा, बी सी बराबर होगा आई से 2 आई निकला तो माइनस आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस जे कैप तो माइनस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप और माइनस के तो माइनस 6 के कैप। ऐसे वेक्टर बी सी इक्वल टू आ गए। अब हम वेक्टर बी सी का मापांक निकालते हैं। वेक्टर बी सी का मापांक निकालेंगे तो क्या होगा माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। तो वेक्टर बी सी का मापांक ये होगा 1 प्लस 4 प्लस 36 4 36। तो यहाँ पे वेक्टर बी सी का मापांक बराबर क्या होगा 36 4 40 1 41 ये हो गया ना। अब वेक्टर ए सी निकालते हैं। वेक्टर ए सी तो ए सी कैसे निकालेंगे ओ सी माइनस ओ ए करके कि नहीं। वेक्टर ए सी इज इक्वल टू देखो ओ सी की वैल्यू क्या है आई कैप माइनस 3 जे कैप अब माइनस 5 के कैप कहाँ है हाँ। अब क्या करेंगे ओ ए के स्थान पे 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप। तो वेक्टर ए सी इज इक्वल टू आई और 3 आई तो माइनस 2 आई माइनस 3 जे और प्लस 4 जे तो जे हो जाएगा माइनस 5 के और प्लस 4 के तो माइनस के कैप हो जाएगा। ये आ गया ठीक है। अब यहाँ पे देखने से पता चल देखो ए बी और बी सी को जोड़ने से सी आ रहा है। देखो यहाँ पे ए बी और बी सी को जोड़ोगे तो क्या है माइनस आई माइनस 2 आई हुआ तो माइनस 2 आई प्लस 3 जे से माइनस 2 जे निकले तो प्लस जे 5 के और माइनस 6 के तो माइनस के। तो वेक्टर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होता तो सदिश योग के त्रिभुज नियम से दो सदिशों का योग तीसरे सदिश के बराबर आएगा तभी उन तीनों सदिशों से त्रिभुज बनेगा। यदि दो सदिशों का योग तीसरे सदिश के बराबर नहीं आता तो उन सदिशों से त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है। यहाँ हम देखते हैं कि ए बी और बी सी का योग ए सी के बराबर है। इसका मतलब दिए गए बिंदुओं से त्रिभुज बनता है। यदि दो सदिशों का योग तीसरे सदिश के बराबर ना आया होता ना तो हम कहते त्रिभुजों दिए गए सदिशों से त्रिभुज ही नहीं बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ ए सी का मापांक पहले निकाल लेते हैं फिर तर्क देते हैं। तो क्या होगा माइनस 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 ना 1 ये 1 पहली का 35 आया है ना। ठीक है। तो रूट 6 तो रूट 6 आया कि नहीं आया। देखो यदि हमें रूट 35 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा 35 और रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 6। तो 35 6 क्या होता है 41 तो 41 ही है। ठीक है। इसका भी स्क्वायर कर दोगे तो 41 आ जाएगा। तो दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ। तो पहले तर्क ये दो कि त्रिभुज बनता है कि नहीं बनता है। भाई ऐसे भी सदिश तो हो सकते हैं। देखो मान लो इस प्रकार का सदिश है इस प्रकार का सदिश है 3 सदिश तो है लेकिन त्रिभुज तो नहीं बन रहा है यहाँ से। तो त्रिभुज कब बनेगा कैसे कहोगे कि त्रिभुज बनेगा। दो सदिशों का योग तीसरे सदिश के बराबर आना चाहिए। तो किन दो सदिशों का योग तीसरे सदिश के बराबर आ रहा है ए बी और बी सी को जोड़ने से। देखो ना ए बी निकाले हैं तो ये है अब बी सी को निकाले हैं तो ये है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो ए सी आ रहा है। तो चूंकि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी प्राप्त हो रहा है अतः दिए गए बिंदुओं से त्रिभुज बनेगा। अब चेक करना कि त्रिभुज तो बन गया तो समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। तो क्या करेंगे ए बी का मापांक निकाल लिए बी सी का मापांक निकाल लिए ए सी का मापांक निकाल लिए। ए सी का मापांक कहाँ निकाले ये है ए सी का मापांक। तो यदि दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है तो इसका मतलब अर्थ ये हो जाएगा कि पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी क्या है समकोण त्रिभुज। पहले ये दिखाओ कि त्रिभुज बनेगा कि नहीं। तो यहाँ दिखाते हैं। पहले इतना लिख लिए इधर ऊपर का मिला क्वेश्चन मिटा दें।
यहाँ हम देखते हैं, क्या देखते हैं, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी बराबर, ए बी की वैल्यू क्या है दिखाओ, माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, और प्लस बी सी की वैल्यू क्या है, माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 6 के कैप, ऐसे। तो ये क्या होगा, माइनस 2i, और 3 जे से 2 जे निकला तो जे, 5 के तो माइनस के कैप, और ये क्या है, वेक्टर ए सी, वेक्टर ए सी। तो आ क्या गया, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू ए सी। स्पष्टतः दो सदिशों का योग तीसरे सदिश के बराबर है, अतः ए बी सी से त्रिभुज बनेगा, अर्थात दो सदिशों का योग तीसरे सदिश के बराबर है, तीसरे सदिश के बराबर है, इसलिए ए बी सी से एक त्रिभुज बनेगा, इसलिए ए बी व सी से एक त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज बनता कब ना, जब दो सदिशों का योग तीसरे सदिश के बराबर ना आया होता। अतः ए बी व सी से एक त्रिभुज बनेगा। अब हम देखते क्या हैं, किस भुजा का मापांक निकालें, ए बी का मापांक। देखो ए बी का वर्ग का मतलब होता है वेक्टर ए बी के मापांक का वर्ग। देखो ए बी के वर्ग का मतलब होता है वेक्टर ए बी के मापांक का वर्ग। वेक्टर ए बी का मापांक 35 ना आया है, रूट 35, तो 35 का वर्ग, तो 35 आ गया। फिर हम निकालते हैं क्या निकालते हैं, वेक्टर ए सी का वर्ग का मतलब होता है वेक्टर ए सी के मापांक का वर्ग। तो वेक्टर ए सी का मापांक क्या है, रूट 6, तो रूट 6 का वर्ग, तो क्या होगा 6। तो ए बी का वर्ग अब ए सी का वर्ग जोड़ते हैं, ए बी का एक ठो और है कौन भुजा ना, ए बी ए सी हो गया, बी सी बचा है, तो बी सी के वर्ग का मतलब होता है वेक्टर बी सी के मापांक का वर्ग। तो वेक्टर बी सी का मापांक क्या आया था, रूट 41 का स्क्वायर, तो ये होगा 41। तो यहाँ देखते क्या है, ए बी का वर्ग ए सी का वर्ग, तो ए बी का वर्ग क्या है 35, ए सी का वर्ग क्या है 6, तो 35 और 6 जोड़ दो, क्या होता है 41। 41 को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 41 का स्क्वायर, और अंडर रूट 41 के स्थान पे क्या लिख सकते हो, या 41 भर लिख दो, 41 के स्थान पे क्या लिख सकते हो, देखो 41 के स्थान पे बी सी का वर्ग लिखा जा सकता है। देखो यहाँ 41 के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, बी सी का वर्ग। तो यहाँ पे क्या मिला, ए बी का वर्ग धन ए सी का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग। तब पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तब पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, इधर को मिटा दें, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, अर्थात ए बी सी एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, अर्थात ए बी सी एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, अर्थात ए बी व सी एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं।
समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है। लिखिए इसको। अब जैसे मान लो यदि ए का निर्देशांक क्या है, 1 2 3 है और बी का निर्देशांक है 3 7 9, तब ए बी के मध्य बिंदु का ऐसे सदिश, मध्य बिंदु का स्थित सदिश ज्ञात कीजिए। स्थित सदिश ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु कैसे सदिश बोल रहे हो ना, दो बिंदु दिए हो तो मध्य बिंदु कैसे सदिश निकालें। मध्य बिंदु हो गया तो हो गया। मध्य बिंदु लिखो या मध्य बिंदु कैसे सदिश लिखे देते हैं। मध्य बिंदु व मध्य बिंदु कैसे सदिश, मध्य बिंदु व बिंदु सरका दिए, बिंदु इसमें ये दिया है 2 2 3 4। अब वही तो कुछ भी लिख लो भाई, इसमें तो दिया ही नहीं था तो इसलिए लिख लिए। अब तो 2 3 4 आए तो हम इसको बताए नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। बिंदु से मतलब क्या है आपको। बिंदु लिख दीजिए वही 2 3 4। चलो 2 3 4 और 4 1 -2 4 1 -2। चलो अब खुश। तो देखो यहाँ पे ओ ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ओ बी बराबर क्या, 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। तब ए बी का मध्य बिंदु सी का स्थित सदिश क्या होगा। ओ सी बराबर, आप जानते हो फार्मूला बताए थे, ओ ए प्लस ओ बी अपान 2, ओ ए प्लस ओ बी अपान 2। तो ओ सी बराबर, ओ ए की वैल्यू क्या है 1/2 लिख लो, ओ ए प्लस ओ बी ऐसे। तो ओ सी बराबर क्या होगा 1/2, ओ ए के स्थान पे क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। तो ओ सी इज इक्वल टू 1/2, 2i और 4 तो 6i, 3j तो 4j, 4k तो 2k ऐसे आ गया। 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा 3i कैप प्लस 2j। ओ सी बराबर 1/2, 2 कॉमन 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ऐसे ना। तो 2 2 कट गया। तो यहाँ पे क्या आएगा ओ सी इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। अतः मध्य बिंदु का स्थित सदिश क्या हुआ 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k। अतः मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो आप। निर्देशांक सी का निर्देशांक क्या होगा 3 2 1। मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा तो ये लिखोगे, इससे सदिश पूछा तो ये लिखोगे। लिख चुके। अब है इस साल ऐसे भी पूछ दिया गया था कि बिंदुओं ए 2 3
1 और बी जिसका निर्देशांक -1, 2, -3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सदिश विषय के बीच की दूरी सदिश विषय ज्ञात कीजिए। तो आप तो फार्मूला जानते थे ना, वैसे भी उस फार्मूले का यूज नहीं करना है। कैसे निकालोगे दूरी? हाँ, नहीं लिख पाए थे? इसको ऐसे भी लिख लो, ओ ए बराबर क्या लिख लो, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ओ बी बराबर -i कैप प्लस 2j कैप -3k कैप। तब ए और बी के बीच की दूरी निकालने के लिए पहले वेक्टर ए बी निकालो। तो वेक्टर ए बी बराबर क्या होता है बताओ? ओ बी माइनस ओ ए। वेक्टर ए बी बराबर ओ बी की वैल्यू क्या है? वे 1/2 ओ ए प्लस ओ बी लिख दो, वहाँ लिखे, 2 कॉमन ले लो, 2 कट जाएगा। आई और 2j -3k -2i -3j -k। तो वेक्टर ए बी तो क्या होगा बोलो? -3i और -j -4k का है। तो वेक्टर ए बी की दूरी न कहता है। तो ए बी का मतलब होता है वेक्टर ए बी का मापांक। ए से बी तक की दूरी का मतलब क्या होता है? वेक्टर ए बी का मापांक। तो मापांक निकालने तरीके जानते तो हो? -3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर क्या होगा? √9, 1 और 9 4 चौक 16, 16 और 10 26। ये हो दूरी आ गया। लंबाई निकाल दो ए बी की, वही है दूरी ए से बी के बीच की। हाँ, लंबाई को ही मापांक कहते हैं। अब लिख ले इसको। ए बी का मान निकालेंगे, इसका मापांक। ए और बी दिए हैं तो ओ ए ओ बी लिख लो, ए बी निकाल दो। ए बी का मतलब होता है ओ बी माइनस ओ ए सदिश योग के त्रिभुज नियम से। फिर वेक्टर ए बी का मतलब क्या होता है? वेक्टर ए बी का मापांक। वेक्टर ए बी का मापांक। अब आगे देखो, दो सदिशों का अदिश गुणन। दो सदिशों का परिभाषा, दो सदिशों का अदिश गुणन या बिंदु गुणन। बिंदु गुणन क्या लिखोगे? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट गुण है सर, या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। दो सदिशों का अदिश गुणन कहो चाहे बिंदु गुणन कहो, एक ही बात है। स्केलर प्रोडक्ट और अगर अदिश सदिश गुणा करेंगे तो सदिश हो जाएगा सर। अदिश का सदिश के साथ तो सदिश हो जाएगा। और अदिश का अदिश के साथ भी करेंगे फिर भी सदिश हो जाएगा। अदिश का अदिश के साथ अदिश हटावेगा? कहते बचपन से पढ़ते चले, 5 × 5 = 5 10 होता है। जी। यहाँ तो कौन बात नहीं है, वो तो पीछे की चीज़ें हैं। जब सदिश उसमें ओबे ने करे तो जानते थे पहले से भी। 5 का गुणा 3 के साथ तो 5 × 15 आएगा अदिश। अब देखो, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। दो सदिशों का अदिश गुणन या बिंदु गुणन कहते हैं ना। तो देखो, माना वेक्टर ए एवं वेक्टर बी दो सदिश हैं, दो सदिश हैं। तब वेक्टर ए एवं वेक्टर बी के अदिश गुणन को, अदिश गुणन या बिंदु गुणन को, बिंदु गुणन को वेक्टर ए डॉट बी से डिनोट करते हैं, डिनोट करते हैं। एवं निम्नानुसार
निम्नानुसार परिभाषित करते हैं। कैसे परिभाषित करते हैं? वेक्टर ए डॉट बी बराबर वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक कास थीटा। ये परिभाषा है ए डॉट बी की। ए का मापांक बी का मापांक कास थीटा। ठीक है। यदि वेक्टर ए लंब है वेक्टर बी पर, जहाँ थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का कोण है, जहाँ थीटा वेक्टर ए एवं वेक्टर बी के बीच का कोण है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यदि वेक्टर ए लंब है वेक्टर बी पर, तो जब वेक्टर ए लंब है वेक्टर बी पर तो थीटा क्या होगा बताओ? 90 होगा कि नहीं होगा? जब दो वेक्टर लंबवत हैं तो थीटा का मान क्या होगा? 90। जब थीटा का मान 90 होगा तो यहाँ 90 रख दो। तो वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा? वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक कास 90, और कास 90 का मान क्या होता है? 0। तो वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मापांक बी का मापांक कास 90 का मान 0। 0 का गुणा ए के मापांक बी के मापांक के साथ करोगे तो क्या आएगा? 0। तो दो सदिशों के लंबवत होने पर दोनों का अदिश गुणन क्या होता है? 0। क्या मिल गया? एक रिजल्ट। दो सदिशों के लंबवत होने पर दोनों का अदिश गुणन 0 होता है। दोनों का अदिश गुणन 0 होता है। अदिश गुणन क्या होता है? 0। दो सदिशों के लंबवत होने पर दोनों का अदिश गुणन क्या होता है? 0। अब देखो यहाँ पे, यदि ये पहला पॉइंट है, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव के लिए पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट हो गया तो पहले में परिभाषा बताई गई। तीसरा पॉइंट लिखो। तीसरा में यदि ए बराबर बी है, तब वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या पता है आपको? ए का मापांक बी का मापांक और ये क्या है? कास थीटा। तो जहाँ ए है वहाँ बी लिख दो। तो वेक्टर ए डॉट ए, जहाँ बी है वहाँ ए लिख देते हैं। तो वेक्टर ए का मापांक और कास 0 समान है। कोई सदिश खुद के साथ कितने अंश का कोण बनाएगा? 0 डिग्री का। ठीक है ना? कोई सदिश खुद के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 0 डिग्री का ना। तो वही लिख लीजिए, जब बी ए बराबर हो गए तो ए और ए के बीच का कोण 0 होगा। तो बी के स्थान पे ए लिख दिए। ए का मापांक कास 0, और कास 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। कास 0 का मान। तो देखो, वेक्टर ए का गुणा वेक्टर ए के साथ तो क्या आएगा? वेक्टर ए का स्क्वायर, और यहाँ वेक्टर ए का मापांक, और यहाँ भी वेक्टर ए का मापांक। कास 0 का मान क्या होता है? 1। तो क्या होगा? सदिश का, ये वेक्टर ए के मापांक का वर्ग। तो सदिश का वर्ग उसके मापांक के वर्ग के बराबर होता है। एक फार्मूला और आ गया। सदिश का वर्ग उसके मापांक के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है। अर्थात सदिश का वर्ग उसके मापांक के वर्ग के बराबर होता है। सदिश का वर्ग उसके मापांक के वर्ग के बराबर होता है। लिख लेता ना। चौथा पॉइंट लिखते हैं। आपसे कोई ये पूछे कि ए कैप डॉट ए कैप क्या होगा, आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा, तो कैसे होगा? परिभाषा भी बताए ना। आई कैप का मापांक आई और आई के बीच का कोण 0, तो कास 0। तो ये इकाई सदिश है। ये तो इकाई सदिश का मापांक 1 होता है। ये भी इकाई सदिश का मापांक 1 होता है, और कास 0 का मान 1 होता है। तो 1 आ गया। तो किसका मतलब? आई कैप डॉट आई कैप बराबर 1 आ गया। इसी प्रकार क्या लिख सकते हो? जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 1।
फिर के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1, ये भी आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1, जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 1, के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। तो ये पॉइंट आ गए जिनकी ज़रूरत रहती है आगे। ये 6वां पॉइंट। अब 7 नंबर देखो, यदि आई कैप डॉट जे कैप है तो क्या होगा? जितना मापांक रहेगा वहाँ थीटा जहाँ पर उसका मान वही रखेंगे। थीटा के स्थान पे जो कोण रहेगा, जी सर। हाँ वे रखेंगे। तो जब यहाँ पे क्या है, ए और बी बराबर है, इसका मतलब संपाती सदिश है, संपाती है, तो इसका मतलब बीच का कोण शून्य होगा। शून्य होता है। सर ये आई डॉट आई हाँ निकालते हैं आई डॉट आई, तो आई और आई तो भी समानता सदिश ना है, संपाती सदिश है, तो कोण क्या होगा? 0। तो आई डॉट जे, तो आई का मापांक और जे का मापांक, आई और जे के बीच का कोण क्या होगा? 90 डिग्री। आई का मतलब होता है एक्स अक्ष, और जे का मतलब होता है तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच का कोण 90। तो cos 90 यहाँ लिखोगे परिभाषा से। दो सदिशों के अदिश गुणों की परिभाषाएं लगा दिए यहाँ। तो इकाई सदिश का मापांक क्या होता है? 1। तो यहाँ भी 1 लिख दो, यहाँ भी 1, और यहाँ cos 90 का मान 0, cos 90 का मान 0, तो 0 आ गया रिजल्ट। इसका मतलब क्या हुआ? आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी प्रकार जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 0, आई डॉट के कैप इज इक्वल टू 0। असमान होने पर 0 होगा, समान होने पर 1, समान होने पर 1, असमान होने पर 0। समान होने पर आई, आई होने पर 1 डॉट में, असमान होने पर 0। ठीक है ना, समान होने पर 1, असमान होने पर 0। लिख ले। अब देखो, लिख ले कुछ पॉइंट। 10 नंबर पॉइंट देखो, क्या हो? मोहनी है, मोहन लिखी है, इनका काम ही है इस तरह से। वेक्टर ए इज इक्वल टू A1 आई ये दिए A1 आई प्लस B1 जे, ये C1 के। वेक्टर बी इज इक्वल टू A2 आई C2 के। तो वेक्टर ए डॉट बी ज्ञात कीजिए। वेक्टर ए डॉट बी ज्ञात कीजिए। तो जैसे मान लो वेक्टर ए डॉट बी कैसे निकालोगे? देखो, तो एक स्थान पे हम क्या लिख दें? A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, ऐसे, और डॉट लिखो यहाँ। फिर क्या लिखोगे? A2 आई कैप B2 जे कैप प्लस C2 के कैप, ऐसे लिख दिए। तो वेक्टर ए डॉट बी, सुनो, अब इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा सब के साथ करेंगे, है ना? तो क्या लिखेंगे? पहले A1 A2 आई डॉट आई, फिर इसका गुणा A1 B2 आई डॉट जे, फिर इसका इसके साथ A1 C2 आई डॉट के, फिर इसका इसके साथ B1 A2 जे डॉट आई, फिर क्या? B1 B2 जे डॉट जे, फिर B1 C2 जे डॉट के, ये आ गया। फिर C1 A2 के कैप डॉट आई कैप, फिर C1 B2 के कैप डॉट जे कैप, फिर C1 और C2 के कैप डॉट के कैप, ऐसे। तो वेक्टर ए
डॉट बी, क्या लिखोगे? आई डॉट आई क्या होता है? एक। समान होने पर एक, असमान होने पर शून्य। तो जो समान है वही भर बचेंगे, असमान वाले तो शून्य हो जाएंगे ना। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे? A1 A2 इंटू 1, ये तो शून्य हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा। यहाँ B1 B2 बचा इंटू 1, ये शून्य होगा, ये शून्य होगा, ये शून्य होगा, लास्ट वाला बचा C1 C2 इंटू 1। तो A डॉट बी इज इक्वल टू क्या हुआ? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। तो इससे आपको क्या शिक्षा मिली कि वेक्टर A डॉट बी यदि है तो ए के स्थान पे A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप है, और यहाँ पे A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप है। तो हम डायरेक्ट को कैसे गुणा किया करेंगे? देखो यहाँ पे ये स्टेप हम नहीं लगाया करेंगे, आई कैप के गुणांक का गुणा आई कैप के गुणांक के साथ कर दिया करेंगे, फिर प्लस जे कैप का गुणांक का गुणा जे कैप के गुणांक के साथ कर देंगे, के कैप के गुणांक का गुणा के कैप के गुणांक के साथ कर देंगे, तो वही रिजल्ट आ जाएगा कि नहीं? वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आ गया? A1 A2, फिर क्या आ गया? B1 B2 प्लस क्या आ गया? C1 C2। तो हम ये तरीका याद रखेंगे। अब रीजन जानना है तो ये रीजन है कि ऐसा क्यों आया, ठीक है। पर हम सॉल्व करते समय आई कैप के गुणांक का गुणा आई कैप के गुणांक के साथ, और जे कैप के गुणांक का गुणा जे कैप के गुणांक के साथ, और के कैप के गुणांक का गुणा के कैप के गुणांक के साथ कर दिया करेंगे। यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। लिख लिए। इसका मान 1 होता है तो 1 लिख दिए, ये तो 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा। B1 B2 जी को आई अब जी अब दो सदिशों के बीच का कोण कैसे निकालेंगे? दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना। दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना। माना वेक्टर ए एवं वेक्टर बी दो सदिश हैं, तब वेक्टर ए एवं बी के वेक्टर ए एवं वेक्टर बी के कौन वाला नहीं करना था नहीं गुणा किए है ना, सीधे आई का गुणा सबके साथ कर दिए हैं। क्या बोलेंगे इसको, क्या शिक्षा मिलती है इसके बारे में? शिक्षा ये मिलती है कि गुणा यहाँ A1 A2 आ गया, B1 B2 आ गया, C1 C2, तो A1 A2 का गुणा हो गया आई के गुणांक का गुणा आई के गुणांक के साथ, जी ठीक है। फिर जे के गुणांक का गुणा जे के गुणांक के साथ B1 B2, अब के गुणांक का गुणा के गुणांक के साथ किया करेंगे। हम डायरेक्ट ये प्रूफ करके ना दिखाया करेंगे हर कंडीशन में। जब दो सदिशों का आदेश गुणा निकालना रहेगा ना तो हम ये स्टेप दिखाएंगे नहीं, ये तो प्रूफ करके दिखा दिए कि रिजल्ट क्या आया, A1 A2 B1 B2 C1 C2 आया। तो इससे आप क्या सीखे कि A1 क्या था, आई का गुणांक, A2 क्या था, यहाँ भी आई का गुणांक, तो दोनों का गुणा कर दिया तो A1 A2 आ गया। फिर B1 क्या था, जे का गुणांक, B2 क्या था, यहाँ भी जे का गुणांक, तो जे के गुणांक का गुणा जे के गुणांक के साथ कर दिए तो B1 B2 आ गया। अभी आएगा तो इसी तरह लिख दिया करें। हाँ, इसी प्रकार लिख दिया करेंगे। ये हम प्रूफ करके ना दिखाएंगे ऊपर वाला स्टेप, ठीक है। एक बार आपको दिखा रहे हैं कि ऐसे ऐसे होता क्यों है, ठीक है। तब ए और बी के बीच का कोण, तब वेक्टर ए एवं बी के बीच का कोण ज्ञात करना है। बीच का कोण ज्ञात करना है, कोण ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? अदिश गुणन की परिभाषा से हम जानते हैं, अदिश गुणन की परिभाषा से हम जानते हैं, क्या जानते हो? अदिश गुणन की परिभाषा से हम जानते हैं वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या बताए थे परिभाषा में? वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक cos थीटा ना, यही ना अदिश गुणन की परिभाषा।
दो सदिशों के अदिश कोण निकालने के लिए हम परिभाषा लगा दें, दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना। तो माना वेक्टर ए एवं वेक्टर बी दो सदिश हैं, तब ए और बी के बीच का कोण ज्ञात करना है। अदिश गुणन की परिभाषा से हम जानते हैं वेक्टर ए डॉट बी बराबर ए का मापांक बी का मापांक कास थीटा। अब क्या करेंगे, तो वेक्टर ए डॉट बी बराबर अपान में इसको इधर ले आओ, सुनो इसको इधर ले आओ तो अपान में होगा वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक इज इक्वल टू कास थीटा। तो कास को इधर ले आओगे तो कास इनवर्स वेक्टर ए डॉट बी अपान वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा बराबर फार्मूला बन गया कास इनवर्स वेक्टर ए डॉट बी अपान वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक। ये और वैसे भी आप जानते हो ना एक फार्मूला, ए कैप बराबर क्या जानते हो, वेक्टर ए अपान ए का मापांक। अब बी कैप बराबर क्या होता है, वेक्टर बी अपान वेक्टर बी का मापांक। देखो ए कैप बराबर जानते हो वेक्टर ए अपान ए का मापांक, अब बी कैप बराबर क्या जानते हो, वेक्टर बी अपान बी का मापांक। तो यहाँ देखो ए अपान ए का मापांक है कि नहीं है, यहाँ ए अपान ए का मापांक है तो ए कैप लिख सकते हैं, बी अपान बी का मापांक है तो बी कैप लिख सकते हैं। तो थीटा बराबर क्या हो गया, कास इनवर्स है ए कैप डॉट बी कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं ए कैप डॉट बी कैप। लिख लेते ना, दो सदिश के बीच का कोण कैसे निकालते हैं इस फार्मूले की मदद से। चाहिए लगाओ फार्मूला, चाहिए लगाओ। अब देखो 12 नंबर पॉइंट है, सदिश ए का वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप वेक्टर ए डॉट बी अपान बी का मापांक। 13 नंबर पॉइंट, वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप, तो क्या लिख दोगे, बी डॉट ए अपान ए का मापांक। 14 वेक्टर ए का वेक्टर बी पर सदिश प्रक्षेप क्या लिखेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान बी का मापांक और यहाँ इंटू बी कैप ऐसे, ये बी और कैप है ऐसे। फिर 15 नंबर, वेक्टर बी का वेक्टर ए पर सदिश प्रक्षेप क्या होगा, वेक्टर बी डॉट ए अपान ए का मापांक ऐसे एक कैप ऐसे। वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप भर पूछा है तो ए डॉट बी दोनों का डॉट कर दोगे और जिस पर प्रक्षेप तो उसी के मापांक का भाग। वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप है तो जिस पर तो उसी के मापांक का भाग, दोनों का डॉट, ऊपर दोनों का डॉट और जिस पर उसके मापांक का भाग। और यहाँ वेक्टर ए का वेक्टर बी पर सदिश प्रक्षेप, तो अदिश प्रक्षेप तो लिखवे करोगे बी कैप का गुणा, और वेक्टर बी का वेक्टर ए पर सदिश प्रक्षेप, तो अदिश प्रक्षेप जो है उसको तो लिखवे करोगे जैसे यहाँ लिखे हो, आगे ए कैप का गुणा और कर दोगे बस। लिख लिए। अब
और कुछ कॉन्सेप्ट देखो। लिख लिए थे ना। एक क्वेश्चन ये हमेशा पूछा जाता है, प्रूफ दैट, एनसीईआरटी का है, वेक्टर ए डॉट बी के का स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल, वेक्टर ए के मापांक का स्क्वायर वेक्टर बी के मापांक का स्क्वायर, ये सिद्ध करना। देखो यहाँ पे आप लोग 11वीं क्लास में पढ़े थे, ये 11वीं क्लास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। वेक्टर ए डॉट बी के का स्क्वायर बराबर इज लेस देन आर इक्वल वेक्टर ए का मापांक का स्क्वायर वेक्टर बी के मापांक का स्क्वायर। आप ये जानते हो, हम जानते हैं 11वीं क्लास में -1 इज लेस देन कास थीटा इज लेस देन आर इक्वल 1। कास थीटा का मान -1 और 1 के बीच होता है, साइन थीटा का मान भी -1 और 1 के बीच होता है, और कास थीटा का मान भी -1 और 1 के बीच होता है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, कास स्क्वायर थीटा इज लेस देन आर इक्वल 1। जब कास थीटा का मान -1 और 1 के बीच होगा तो कास स्क्वायर थीटा का मान 1 या 1 से छोटा होगा, 1 या 1 से छोटा है। कोई भी वैल्यू आप -1 और कास स्क्वायर थीटा का मान 1 से छोटा होगा, अधिक से अधिक बराबर होगा। ठीक है। अब आप परिभाषा क्या जानते हो, वेक्टर ए वेक्टर बी का मापांक कास थीटा बराबर होता है ए डॉट बी के, नहीं, ये जानते हो ना अदिश गुणन की परिभाषा से। तो यहाँ कास स्क्वायर थीटा है, तो आप वेक्टर ए के मापांक के स्क्वायर की ज़रूरत है, वेक्टर बी के मापांक के स्क्वायर की ज़रूरत यहाँ है, तो हम ए डॉट बी का स्क्वायर लिख देंगे। ए डॉट बी के स्क्वायर की हमें ज़रूरत भी है, तो क्या करें, इसके दोनों पक्षों में वेक्टर ए के मापांक का स्क्वायर और वेक्टर बी के मापांक के स्क्वायर का दोनों पक्षों में गुणा कर दें। इसका गुणा कर दें, वेक्टर ए के मापांक का स्क्वायर और वेक्टर बी के मापांक के स्क्वायर का गुणा कर दें। क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि गुणा करने से बाएं पक्ष में आ जाएगा ए का मापांक बी का मापांक कास थीटा का होल स्क्वायर, तो इसके स्थान पे ए डॉट बी लिख सकते हैं, तो ए डॉट बी के स्क्वायर की हमें ज़रूरत भी है। ठीक है। तो क्या कर दें, इसके दोनों पक्षों में हम वेक्टर ए के मापांक का स्क्वायर और वेक्टर बी के मापांक के स्क्वायर का गुणा कर दें दोनों पक्षों में, है ना। तो करते हैं, वेक्टर ए के मापांक का स्क्वायर वेक्टर बी के मापांक का स्क्वायर का गुणा करने पर दोनों पक्षों में, है ना, दोनों पक्षों में। तो गुणा करते हैं, वेक्टर ए के मापांक का स्क्वायर वेक्टर बी के मापांक का स्क्वायर, आकाश स्क्वायर थीटा पहले से है, इज लेस देन वेक्टर ए के मापांक का स्क्वायर वेक्टर बी के मापांक का स्क्वायर। अब देखो तीनों का ये स्क्वायर है, तो इकट्ठा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक, ये होगा कास थीटा, इस पूरे का क्या लिख दें, स्क्वायर, इज लेस देन आर इक्वल वेक्टर ए के मापांक का स्क्वायर वेक्टर बी के मापांक का स्क्वायर। और किसकी परिभाषा है, ए डॉट बी की, इसकी परिभाषा है ये अदिश गुणन की परिभाषा से क्या होगा, ए डॉट बी। तो वेक्टर ए डॉट बी का स्क्वायर इज लेस देन वेक्टर ए के मापांक का स्क्वायर और वेक्टर बी के मापांक का स्क्वायर। यहाँ लिखोगे क्या है, गूगल पे फॉर बिजनेस में 90 रुपए मिले। दो सदिशों के अदिश गुणन की परिभाषा से, दो सदिशों के अदिश गुणन की परिभाषा से, दो सदिशों के अदिश गुणन की परिभाषा से, यही तो सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। लिख लेता ना। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, सदिश आई कैप प्लस जे कैप पर सदिश का, कौन सदिश, सदिश आई कैप माइनस जे कैप का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। ठीक है।
तो एक सदिश का नाम ए रख लो, दूसरे सदिश का नाम बी रख लो। माना वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप, वेक्टर बी बराबर आई कैप माइनस जे कैप। तो कहता है इस सदिश का बी का ए पर प्रक्षेप निकालना है हमें, तब हमें वेक्टर बी का ए पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। तब हमें वेक्टर बी का ए पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं, अभी फार्मूला लिखवाए थे, हम जानते हैं वेक्टर बी का ए पर प्रक्षेप बराबर क्या होता है, बी डॉट ए अपान ए के मापांक का भाग, वेक्टर ए के मापांक का भाग। तो वेक्टर बी आई कैप माइनस जे कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप अपान वेक्टर ए के मापांक का भाग, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो क्या होगा, दोनों का डॉट करोगे तो 1 इंटू 1 और 1 इंटू 1 अपान √2। तो क्या आ जाएगा, 0 अपान √2। ठीक है, इसका मतलब वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप शून्य आ गया, तो दोनों लंबवत होंगे। लिखवाए थे ना 3D में, एक रेखा का दूसरी रेखा पर प्रक्षेप यदि शून्य आ गया तो दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं। तो यहाँ देखो वेक्टर बी का ए पर प्रक्षेप शून्य आ रहा है, इसका अर्थ है कि बी और ए क्या होंगे, लंबवत भी होंगे। वैसे भी निकाल के देख लो, दोनों का डॉट करोगे तो शून्य आएगा। 1 का गुणा 1 के साथ तो 1 और 1 का गुणा -1 के साथ तो -1, तो 1 -1 शून्य होता है। तो यहाँ पे आ गया, अतः वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप बराबर 0। यहाँ लिखवाए देते, नोट फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। यदि वेक्टर बी का ए पर प्रक्षेप शून्य हो तब ए और बी परस्पर लंबवत होते हैं। तब ए और बी परस्पर लंबवत होते हैं। ठीक है, चाहे ए का बी पर प्रक्षेप शून्य हो, चाहे बी का ए पर प्रक्षेप शून्य हो। नोट सेकंड, यदि वेक्टर ए का बी पर प्रक्षेप शून्य हो तब भी वेक्टर ए और बी परस्पर, तब भी वेक्टर ए एवं वेक्टर बी परस्पर लंबवत होते हैं। ठीक है, नोट थर्ड, यदि वेक्टर ए एवं वेक्टर बी का अदिश गुणन शून्य है, तब भी वेक्टर ए और बी परस्पर लंबवत होते हैं। तब भी वेक्टर ए एवं वेक्टर बी परस्पर लंबवत होते हैं। तो लंबवत होने के लिए 3 कंडीशन है। क्या क्या, ए का बी पर प्रक्षेप शून्य हो, चाहे बी का ए पर प्रक्षेप शून्य हो, चाहे ए और बी का अदिश गुणन शून्य हो। अदिश गुणन नहीं, बिंदु गुणन, यानी ए डॉट बी शून्य। ठीक है, तो ये सब पॉइंट लिखे रहना, तभी आपसे पूरे ऑब्जेक्टिव बनेंगे। नहीं तो ये सब पॉइंट भूल गए तो कहोगे ये कहाँ से आ गया। ऐसा कोई पॉइंट ऐसा नहीं रहेगा कि जो पॉइंट बच जाए। यदि आप सब लिखे रहोगे तो सब ऑब्जेक्टिव सदिश से संबंधित जो आएंगे सब इसी से रहेंगे। ठीक है, कल भी आ जाओगे पढ़ने।
आ जाओ पर टेस्ट देने तो आते नहीं तो पढ़ने भर तो आ जाओ। नहीं सर आना है। टेस्ट तो 9 से 11 ले रहे हैं, तो आप पढ़ने आना तो कितने बजे आओगे? 9 से 11 के बाद आओगे कि सुबह 9 आओगे? सुबह ना आओ तो निपटे रहोगे, नहीं तो फिर बाद में माहौल ख़त्म हो जाता है पढ़ने का।